हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल VET बेस्ट एग्जाम तैयारियाँ। हम जीएस के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें मॉक टेस्ट 11 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 12 मॉक टेस्ट है, बट इसमें मॉक टेस्ट संख्या गलत प्रिंट है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर कितना है? 12। हम रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और SSC CGL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका हम विश्लेषण यानी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें वो मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो पेपर पूछे जाने की ज़्यादा प्रबल संभावना होती है, वही क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1946, 28 अप्रैल 1947, 24 जनवरी 1947 और 13 दिसंबर 1946। तो देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं। संविधान कह रहे संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य संकल्प पेश किया गया। उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, इसीलिए किया गया था। ठीक है, यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। यह संकल्प 22 जनवरी 1942 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? विधानसभा द्वारा 1947 को अपनाया गया, 22 जनवरी अपनाया गया। भारतीय संविधान के दर्शन का मूल स्रोत उद्देश्य संकल्प है, जो इस प्रकार था कि संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित करती है और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करती है। उसके भविष्य के लिए शासन के लिए संविधान तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्तीय आपात के प्रावधान किस अनुच्छेद के है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 260 और अनुच्छेद 356। देखो, 352, 363 ये तो है नहीं, तो इसमें कौन सा होगा? वित्तीय आपात से संबंधित कौन सा है? 260। कौन सा होगा? 260 नहीं भाई, 260 नहीं होगा। कितना होगा? 360। 260 वित्तीय आपात से संबंधित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के प्रावधान देता है। अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कैसी स्थिति? कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को वित्तीय स्थिरता का या ऋण को खतरा है, तो वह उद्घोषण द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। किसके द्वारा? 360 वन के तहत अनुच्छेद 365 के बारे में देखें। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव 365 में। 360 में क्या है? भारत के बाहर के प्रदेशों के संबंधों में संघ का क्षेत्राधिकार। 356 में राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा रहा है? फर्स्ट, 5, 10 यानी या 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नहीं है, सही आंसर इसका हो जाएगा 10। कितना होगा? 10। देखिए, देखते हैं। अध्ययन में ध्यान दीजिए। अध्ययन में विश्व साइबर अपराध विशेषज्ञ का सर्वेक्षण का विश्व साइबर अपराध सूचकांक तैयार किया गया, जिसमें साइबर अपराध की विभिन्नता श्रेणियों के आधार पर लगभग 100 देशों को स्थान दिया गया। भारत में साइबर अपराध का सबसे आम प्रकार धोखाधड़ी, जिसमें लोगों को धोखे से अग्रिम शुल्क भुगतान के लिए विवश किया जाता है। रूस सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर, उसके बाद यूक्रेन, चीन और अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया का स्थान है। उत्तर कोरिया, ब्रिटेन और ब्राज़ील भी रैंकिंग में है। ब्राज़ील शीर्ष रैंकिंग
वाले देश में शामिल हैं। धोखा शोध में साइबर अपराध की प्रमुख श्रेणियों की पहचान की गई, जिसमें तकनीकी उत्पादन और सेवाएं मामले और जबरन वसूली जैसे रेमसमवेयर क्या है? रेमसमवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा चुराता है। रेमसमवेयर डाटा और पहचान की चोरी, घोटाले जैसे अग्रिम शुल्क, धोखाधड़ी आदि अवैध आभासी मुद्राओं से जुड़े धन शोधन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? ऑस्ट्रेलिया। किस में होती है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। कहाँ विंबलडन कहाँ आयोजित किया जाता है? इंग्लैंड में। देखिए विंबलडन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप विश्व का सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट एकमात्र टूर्नामेंट है जो टर्फ या क्ले बोर्ड के बजाय ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यह राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाता है। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 9 जुलाई 1987 को हुई थी। कब से? 9 जुलाई 1987 को हुई थी। सबसे पहले लंदन, इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक लॉन टेनिस के अन्य 3 ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन है। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और यूएसए ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, कबड्डी, टेनिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन अपने यहाँ के हैं जो किससे संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से संबंधित है, टेनिस से नहीं। लक्ष्य सेन वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा, कहाँ से? वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। वह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने लड़कों के एकल में 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और मिश्रित टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। किसने? लक्ष्य ने। उन्हें 2021 में चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 22 नवंबर 2022 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेन इसमें पॉइंट कौन सा सही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? उन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। कब? 2022 में। कब सम्मानित किया गया? 2022 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने निम्न में से किस पुस्तक को अपनी आत्मकथा के रूप में प्रकाशित किया? किसमें? रागमाला, माई लाइफ, माई म्यूजिक, माई योर्स इन म्यूजिक और जर्नी विद ए ड्रेड्स स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 4th ऑप्शन, माई लाइफ। रुक जाइए, जर्नी विद ए हंड्रेड्स स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। देखिए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। किसके बारे में? पंडित शिव कुमार शर्मा देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर राज्य के एक भारतीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। ठीक है। उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध काल फलास्टिस्ट के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों के संगीत भी तैयार किए। किसके साथ? हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों के संगीत भी तैयार किए वर्ष 1985 में। देखिए मेन चीज़ मुझे क्या है, जैसे दे दिया गया है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने की इसमें संभावना रहती है। वर्ष 1985 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किसका हो जाए? ये करंट का क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, जैसे मान लो अभी किसी को करंट में मिलेगा तो कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो अभी मिलेगा वो करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। और यही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा पुराना, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछा जाएगा तो ये पूछेगा 1985 में किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था।
तो इसमें ऑप्शन आएंगे 4, इसमें से एक बार बताना पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन ये हो जाएंगे हिस्ट्री के। और यही अगर इस टाइम का मान लो 2025 का पूछेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो ये क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का, सॉरी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हिस्ट्री करंट रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। उन्होंने 1991 में पद्मश्री प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1991 में उन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया। और उन्हें 2001 में पद्म विभूषण भी मिला, पद्मश्री भी मिला और पद्म विभूषण भी पुरस्कार मिला। इन्हें दोनों पुरस्कार मिले, किससे? पंडित शिव कुमार शर्मा को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का मुख्य लाभ क्या है? पारंपरिक नौकाओं की तुलना में अधिक गति, अरे क्या हो गया, रुक जाओ, यहाँ यही था ना क्वेश्चन, देख तो। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका मुख्य लाभ क्या है? पारंपरिक नौकाओं की तुलना में अधिक गति, शून्य कार्बन ऊर्जा और कम परिसंचालन और यात्रा क्षमता में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसके मेन मुख्य कारण यही है, ठीक है। इसके बारे में देख लो, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं क्या है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का मुख्य लाभ शून्य कार्बन उत्सर्जन है। यह अभिनव नौका हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करके संचालित होती है, जो नौका की मोटर को प्रद्योतित के लिए शक्ति प्रदान करती है। यह इससे कोई ग्रीन हाउस जैसे या प्रदूषक उत्सर्जन नहीं होते हैं। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करके यह नौका टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलन के समुद्री परिवहन में दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन और प्रौद्योगिकी को अपनाने से परिवहन की अग्रिम कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलती है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व प्रयोगों में अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है? मतलब 7 अप्रैल, 23 अप्रैल और 25 जून और 5 जून। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस। 23, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल। 7 अप्रैल को होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 जून को होता है इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। देखिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में, पुस्तक के बारे में है। तो क्या है? साहित्यिक विलियम शेक्सपियर के सम्मान में किसके बारे में? साहित्यिक विलियम शेक्सपियर, ये कौन है? सबसे ज़्यादा पुस्तक मतलब साहित्य के बारे में जानने वाले, इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। किसके सम्मान में? विलियम शेक्सपियर के सम्मान में मनाया जाता है। शेक्सपियर की पुण्यतिथि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी। यमुना नदी देश में गंगा से मिलती है, कहाँ मिलती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा में कब मिलती है? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद जिले अब आधिकारिक तौर पर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह स्थान है जहां यमुना गंगा नदी से मिलती है। यमुना और गंगा नदियों का एक संगम के नाम से भी जाना जाता है। यह और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जो कि इसी में महाकुंभ लगा था 12 साल बाद, नहीं 144 साल बाद। संगम कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों और अनुष्ठानों का स्थान है, जिसमें प्रसिद्ध कुंभ मेला भी शामिल है। भौगोलिक दृष्टि से यह संगम उत्तर भारत की नदी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता और सामाजिक आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करता है। कौन? संगम इलाहाबाद में जो लगता है। आनंदपुर साहिब निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आनंदपुर साहिब निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में और हरियाणा उसमें लिख दिया गया, हरियाणी भाषा में ही हरियाणा लिख दिया गया, पंजाब में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। कहाँ है? पंजाब में। देखिए
यह सतलुज नदी के पास पंजाब में स्थित है। कौन स्थित है? आनंदपुर साहिब। सतलुज नदी के पास पंजाब में स्थित है। सिखों के अंतिम दो गुरु गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं रहते थे। कहाँ? आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ खालसा पंथ की स्थापना की। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद साहब ने की। आनंदपुर साहिब की स्थापना 9 में गुरु तेग बहादुर साहब ने की थी, तेग बहादुर ने की थी। नेक्स्ट, निम्न निम्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। देखिए सबसे, ये सभी छोटे हैं। पद्म वो भारत रत्न सबसे बड़ा और सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की अवधारणा सेवा प्रदर्शन के सम्मान के लिए दिया जाता है। कौन दिया जाता है? भारत रत्न। भारत रत्न के लिए संस्तुतियाँ प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। देखिए क्वेश्चन दूसरा, डेनमार्क की राजधानी, ये तो सिंपल है, कर लेना। हेलेंसिकी, डेविलिन और कोपेनहेगन और ओटावा। तो सही आंसर होगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन के बारे में देखिए, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। कौन? कोपेनहेगन डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर है। कोपेनहेगन के बारे में सम्राट गार्करेट द्वितीय और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, लेकिन है सिंपल। गोश ने, विलियम सीमेंस और मेरे गेलमैन ने और फेराडे ने। ये भी बता सकते हो आप लोग, किसने की थी? फेराडे ने। किसकी विद्युत की खोज किसने की थी? फेराडे ने। किसने की? फेराडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फेराडे के बारे में जान लेते हैं। फेराडे माइकल फेराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांतों की खोज का श्रेय दिया जाता है जिसने विद्युत उत्पादन की नींव रखी। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व के साथ उनके प्रयोगों में यह खोज हुई कि एक बदला चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। फेराडे के कार्य में विद्युत की समझ और अनुप्रयोगों में क्रांति ला दी, जिससे विद्युत जनरेटर मोटरों का विकास हुआ। अगर यदि आज विद्युत ना होती तो आज कैसे चल रहा होता पूरा भारत या पूरा विश्व देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो सही आंसर इसके क्या हो जाएगा? जिनेवा ना भाई, जिनेवा तो इसका नहीं होगा। इसका क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वही तो चीज़ है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। सही से लग जाओ आंसर, वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुद्रा कोष में 190 देश का संगठन है। कितना देशों का संगठन है? 190 देशों का संगठन है। यह वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, उच्च रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। कौन? IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। ये दोनों क्या हैं? ये यही काम करते हैं, व्यापार को बनाए रखना और गरीबी को थोड़ा कम करना। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में क्या है? किसी भी बैंक की शुद्ध संपत्ति के बराबर होती है। देनदारियां संपत्ति और संपत्ति भंडारण प्लस ऋण माइनस देनदारियां, ब्याज प्लस देनदारियां, भंडारण प्लस ऋण प्लस देनदारियां। देखो संपत्ति में से क्या है? शुद्ध संपत्ति। बैंक की शुद्ध संपत्ति कौन सी होगी? देखो बैंक की शुद्ध संपत्ति मतलब जो उसके पास होगा भंडारण, ठीक, और जो मिलेगा और उसमें से जो दिया जाएगा उसकी बाद में बचेगा, वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति माइनस देनदारियां। संपत्ति में क्या होगा? ऋण और भंडारण। देखिए इसमें दिया गया थोड़ा, कह रहा किसी बैंक की निवल संपत्ति मतलब उसकी संपत्ति, निवल संपत्ति
निर्धारित निर्धारित करने के लिए उसकी देनदारियों को और परिसंपत्ति से घटा देते हैं। यानी कुल संपत्ति घाटा कुल देनदारियां। संपत्ति बैंक के पास जो कुछ भी है, ऋण, नकदी, निवेश, भवन आदि जो भी है। देनदारियां बैंक का सबसे बड़ा बकाया, ग्राहक जमा दे ऋण। और निवल मूल्य संपत्ति और देनदारियों के मध्य एक अंतर अपने ऋणों का हिसाब लगाने के बाद बैंक के पास वास्तव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रकूट प्रधान दुंती तर्क ने स्वयं को छत्री घोषित करने के लिए जो अनुष्ठान किया था उसे क्या कहा जाता है? यज्ञ, हेण गर्भ और अश्वमेघ राजसूय। तो सही क्या आंसर हो जाएगा? हेण गर्भ कहा था। हेण गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ एक अनुष्ठान था जिसे राष्ट्रकूट सरदार दुंती गर्ग ने स्वयं को छत्री घोषित करने तथा अपनी संप्रभुता को वैध बनाने के लिए किया था। यह अनुष्ठान पुनर्जन्म का प्रतीक था, जहां अनुष्ठान आयोजित करने वाले छत्री के रूप में पुनः जन्म लेता था, भले ही वह मूल रूप से क्षत्रिय वर्ग का ना हो। इससे प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित किया, जिसे अनुष्ठान और समारोह के मध्य से नई शक्तियों का उदय संभव हुआ। किससे संभव हुआ? हेणा गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगाल गीत की रचना किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला गीत की रचना किसने की थी? दुजेंद्र लाल रे, रविंद्रनाथ टैगोर, मुकुंदा दास और सैयद अबू मोहम्मद। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने रचना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला की रचना की थी। इस गीत ने बाद में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम को प्रेरित किया और इसे वहां के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या है? चट्टान, ईंट, कैल्शियम, सिलिका। क्या है? ईंट आंसर होगा इसका। देखिए लेटेराइट के बारे में। लेटेराइट मिट्टी में उपयोग किया गया लेटेराइट शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट है। यह 90 से 100% लोहा, एल्यूमिनियम और लेटेनियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ लेटेराइट मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, चूने और मैग्नीशियम की एक कम मात्रा वाला लाल से पीले रंग का होता है। उच्च तापमान की स्थिति और भारी वर्षा के तहत लेटेराइट मिट्टी को बारी से गीले और सूखे चक्रों बनाता है, जो केवल लोहे और एल्युमिनियम बॉक्सियम ऑक्साइड को छोड़ देता है। मिट्टी की ब्लीचिंग के योगदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी। उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी मेडागास्कर नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि दूसरा पूछा है, ध्यान से पढ़ लो एक बार। तो सही आंसर क्या होगा? न्यू गिनी। या 7,85,753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन? न्यू गिनी। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनियो में स्थित यह द्वीप 150 किलोमीटर चौड़े टोरेस जलडमरू मध्य द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग है। हालांकि दोनों भूभाग एक ही महाद्वीप शेल्फ पर स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का क्षेत्र इतना है। और न्यू गिनी विश्व का सबसे बड़ा दूसरा है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी पर सबसे पुराना वैज्ञानिक द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धर्म संप्रदाय में अग्नि नृत्य का प्रचलन करता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? नाथ दालदासी, बिश्नोई और जसनाथी। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट में। ये आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं ये, और कमेंट में बताना है इसका आंसर।
किसका आंसर बताना है इस वाले क्वेश्चन को जो पीछे दिया है, ठीक है, इसका कमेंट में बताना है आंसर। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्लास अपनी कौन सी क्लास हो जाएगी, 13 नंबर की, 13 नंबर की क्लास मिलेगी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास डे को, नेक्स्ट डे को 13 नंबर की क्लास मिलेगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आने के लिए टाइम पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है।